मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से हास परिहास। नमस्कार श्रोताओं, आपने ये तो बहुत बार सुना होगा कि सिर्फ नाम ही काफी है। तो जनाब, अगर हम ये कहें कि आज के हास्य लेख के रचयिता हैं हरिशंकर परसाई, तो आप भी हमारे हमारे स्वर में स्वर जरूर मिलाएंगे, है ना? पर मान्यवर, यदि हम आपसे ये कहें कि इस लेख में परसाई जी कबीर जी कहत है क्या, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? जी जनाब, कहत कबीर सुनो भई साधो। अब एक रचनाकार की पीड़ा आप क्या जाने, फिर वो कबीर हो या परसाई। आपको जो किताबें गाथाओं के पोथे दिखाई देते हैं ना, लहलहाते खेत लगते हैं, हरे भरे वो भी किसी रचनाकार और उस पर भी व्यंग्यकार या कवि, उनसे पूछिए किस पगडंडी पर चलकर वो अपना और जिंदगी का संतुलन बैठाते हैं। जनाब, दुखी की व्यथा दुखी ही जाने, फिर वो कबीर हो या परसाई। कहिए हुजूर, कुछ बात समझ में आई? नहीं तो सुनो भाई साधु। कहत कबीर सुनो भाई साधु। कबीर के पदों की इस अंतिम पंक्ति पर आता हूं तो बड़ी लुभावनी कल्पना मेरे मन में आती है। कबीरदास जी अपने चबूतरे पर बैठे हैं, सामने साधु मंडली है। कबीर अपना नया पद सुना रहे हैं और साधु मंडली दाद दे रही है। वाह वाह कबीरदास जी, वाह, क्या बात है, कमाल है, कमाल है। मैंने अनुमान लगाया कि बार बार कमाल है सुनते सुनते कबीरदास जी ने अपने बेटे का नाम ही कमाल रख दिया। ये सब बहुत पहले की बातें हैं। मैं तब कविता लिखता था, लिखता कम, सुनाता ज्यादा। दिन भर श्रोताओं की तलाश में घूमता रहता। जब कोई मिल जाता तो उसे देखकर मुझे ऐसी प्रसन्नता होती जैसे किसी भूखे को भोजन की थाली देखकर होती है। मित्रों को घेर घेर कर सुनाता। फिर मैं मंच पर भी चढ़ गया। कवि सम्मेलनों में यदि दूसरी बार मेरी मांग ना होती तो मैं समझता कि अन्य कवियों ने मेरे खिलाफ साजिश की है। वर्षों में श्रोताओं के बोर को वंस मोर समझता रहा। फिर मैंने कविता लिखना छोड़ दिया। हिंदी भाषा का बच्चा भी कविता में किलकारी लेता है। मेरी ये 2-3 सालों की कविता किलकारी ही थी, पर मुझे जल्दी ही ये बात समझ में आ गई कि कविता अपने से नहीं बनती। बहुत लोगों को ये बात जिंदगी भर समझ में नहीं आती और उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। यूं हर रचनाकार की एक लालसा होती है कि कोई उसकी कृति को देखे, सुने और प्रशंसा करे। अगर धर्म ग्रंथ सही है तो इस विविध छंदमय विश्व काव्य के रचयिता ईश्वर ने रचना करके अपने आसपास प्रशंसक को खोजा होगा और जब कोई ना दिखा तो अपनी पीठ खुद ही ठोक ली। लिखा है, न और ईश्वर ने देखा कि वो अच्छा बना है, आदम को बनाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा होगा, कहो मियां आदम, कैसी बनी है दुनिया, तुम्हें पसंद तो आई? आदम ने कहा होगा, वाह 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 वाह, क्या बात है परवरदिगार, आपने कमाल कर दिया। यह सुनकर ईश्वर घर जाकर चादर ओढ़कर मजे में सो गया होगा। और फिर यह हाल हुआ कि ईश्वर अपने स्वर्ग में है और संसार में सब ठीक ही है। रचनाकार के दुश्मन आलोचक होते हैं। रचनाकार का वश चले तो सब आलोचकों को देश निकाला दे। पर कई आलोचक बड़े ढीठ होते हैं, सिर की बाजी लगाकर आलोचना करते हैं। फ्रांस के सम्राट 14वें लुई ने जब वायलो को अपनी कविता सुनाई तो वायलो ने कहा, वाह वाह, आप जैसे सम्राट के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जब आपने बुरी कविता करने का निश्चय किया तो उसमें भी कमाल कर दिया। एक बार हमने भी आलोचना का प्रयोग किया था। एक काव्य गोष्ठी होती थी। हमने तय किया कि उसमें रचना पढ़ने के बाद उसकी आलोचना भी हो। पहली गोष्ठी में 15 कवि आए, कविताएं पढ़ी गईं और उनकी आलोचना हुई। दूसरी गोष्ठी में केवल 8 आए।
तीसरी में 4 और चौथी में 2। तब सोचा कि संस्था बंद हो या आलोचना। खैर, आखिर में आलोचना फेल रही, गोष्ठी चलती रही। अतः हमने हर रचना पर एक सी बुलंदी से दाद देना शुरू किया। कविता किसी की भी हो, कैसी भी हो, दाद मैं एक सी देता। हर महीने 30-40 मास्टरपीस घोषित करता और हर महीने 7-8 जीनियस पैदा करता। बात फैल गई कि मैं बड़ा अच्छा और धैर्यवान श्रोता हूं और खूब दाद देता हूं। अब मेरे बुरे दिन आए। कितने घाव इस हृदय पर लगे हैं। अब मैं कविता कम सुनता हूं, क्योंकि एक ज्योतिषी ने मुझे बताया है, अरे बच्चा, तुम्हारी कुंडली में ऐसे योग पड़े हैं कि तुम्हारी मौत कविता सुनते सुनते हो जाएगी। कितने ही दुखद अनुभव हुए हैं। एक बार एक नगर में एक साहित्यिक आयोजन में शामिल होने गया। सुबह नाई दाढ़ी बनाने आया। उसने मेरे व्यक्तित्व की बारीकी से जांच की, बढ़े हुए बाल देखे, आंखें देखी और वो बोला, आप शायद कवि हैं। मैंने कहा, नहीं नहीं। वो मेरी तरफ बड़े गौर से देखता रहा और बोला, आप कुछ हैं तो जरूर। बगल में बैठे मित्र ने कहा, अरे भाई, ये लेखक है। बस उसने हाथ में उठा उस तरह रख दिया और कहा, मैं भी कुछ कविता लिखता हूँ, एक आपको सुनाता हूँ। ये मैंने प्रेम के बारे में लिखी है। उसने मुझे प्रेम की कविता सुनाई और बोला, ये गरीब आदमियों के बारे में लिखी है। मैं उसका कपड़ा ओढ़े, साबुन लगाए कविता सुनता रहा। आनाकानी नहीं कर सकता था, क्योंकि थोड़ी देर बाद उस तरह वही चलाने वाला था। 4 कविताएं सुनने के बाद मेरी दाढ़ी बनी, पर मेरी मति ही उस दिन फिर गई थी। शायद सवेरे कविता सुनना अशुभ होता है। मैं उससे कह बैठा, अरे भाई, जरा सिर में मालिश कर दो। वो बोला, हाँ साहब, जरूर। पर यहाँ मैं तेल नहीं लाया। नीचे मेरी दुकान पे चलिए, आराम से बढ़िया मालिश कर दूंगा। मैं उसकी दुकान में पहुंचा। उसने बड़े प्रेम से कुर्सी पर बैठाया, पान लाकर खिलाया, फिर टेबल का दराज खोलने लगा। मैं समझा कि कवियों लेखकों की मालिश करने के लिए उसने कोई बढ़िया विशेष तेल रखा होगा, वही निकाल रहा है। पर उसने तो एक कॉपी निकाली और कहने लगा, अरे सर, मैं कहानी भी लिखता हूँ, एक छोटी सी आपको सुनाता हूँ। मेरे उत्तर देने से पहले ही वो कहानी की भूमिका बांधने लगा। क्या है, आजकल अपने देश में प्रेम बहुत फैल गया है। प्राचीन काल में अपने यहाँ प्रेम नहीं होता था। दूर जब ये सब विदेशी आए, जिसे देखो वही प्रेम करता फिरता है। इसी पर मैंने कहानी लिखी है। वो कहानी सुना गया। दूसरी सुनाने की तैयारी में ही था कि मैंने उसे रोका। अब भाई, शाम की फुर्सत में बैठकर सुनूंगा, अभी तो जल्दी जाना है। वो मान गया और मालिश करने लगा। श्रोता फंसाने के लिए एक खास किस्म का जाल डालना पड़ता है। यदि मुझे आपको सुनाना है तो मैं आपके पास जाकर कहूंगा, अरे भाई भाई, वाह वाह, आप तो बहुत बढ़िया लिख रहे हैं साहब। स्पीच क्या नया लिखा है आपने, कुछ सुनाइए ना। अरे आप तो बहुत बढ़िया लिखते हैं। अब आपने अगर एक आध चीज सुनाई कि आप फंसे, मैं 1-2 आपकी सुनकर फिर अपनी पोथी ही खोल लूंगा। मैं पहले बहुत फंसा। अब मैंने रक्षा के साधन जुटा लिए हैं। पिछली गर्मी में एक दिन भरी दोपहरी में कवि पधारे। प्रेमी और कवि मौसम नहीं देखते जनाब। बैठकर पूरी सांस बीना ली थी कि कहने लगे, कहिए, स्पीच क्या नया लिखा है? अब मैं इतना बेवकूफ तो रहा नहीं कि ये मान लूं कि ये भरी दोपहरी मेरी कोई साहित्यिक प्रगति जानने आएगा। मैं समझ गया कि ये कुछ सुनाने आए हैं। मैंने कहा, हाँ हाँ, यूं ही एक छोटा सा उपन्यास लिखा है। अरे आप आ गए हैं तो सुनाई देता हूं। मैंने फाइल खोली और वो घबरा कर बोला, वाह वाह, बड़ी स्पीड से लिखते हैं आप। मैं जरूर सुनूंगा। अभी जरा कचहरी जाना है, शाम को आऊंगा। वो भागा सो आज तक नहीं आया। मेरी बदनामी फैल गई। अरे भाई, उसके घर मत जाना, वो कमबख्त उपन्यास सुनाने बैठ जाता है। मेरा बड़ा लाभ हुआ।
अब कोई भूले भटके ही आता है। वैसे जमाना बड़ा खराब आ गया है जनाब। श्रोता फंसाने के लिए नए उपाय खोजने पड़ते हैं। मेरे एक उर्दू साहित्य के प्रेमी मित्र ने मुझे भोपाल में बताया कि एक साहब बड़ा चकमा देकर उन्हें गजल सुना गए। कहने लगे, मैं एक होटल में घुसा तो वो बैठे दिखे, तपाक से उठकर हाथ मिलाया और बोले, आइए आइए, आप तो साहब ईद के चांद हो गए, चाय पीजिए। मैंने चाय पी और कसम खाई कि गजल हरगिज नहीं सुनूंगा। वे कहने लगे, आप मिल जाते हैं तो तबीयत खुश हो जाती है। अरे जनाब, 2 घड़ी अदब की बातें हो जाती हैं, वरना इस शहर से अदब तो उठ गया। किसी को तमीज ही नहीं शेरो शायरी पर बात करने की। अब की ही बात है, अमुक साहब को मैंने नई गजल सुनाई तो कहने लगे कि ये शेर बड़ा कमजोर है। वे एक शेर सुना गए और बोले, साहब गजल का ये शेर बड़ा ताकतवर है, पर क्या कहूं उनकी समझ को। और ये शेर जिसे मैं खुद कमजोर समझता हूं, इसकी उन्होंने बड़ी बुलंदी से दाद दी और फिर बोले, पूरी गजल कुछ यूं हुई है मियां। वे गजल भी सुना गए और मैं समझ भी ना पाया। 2-4 महीने बाद जब फिर मिले तो वे मित्र कहने लगे, अरे भाई, अब मैं जीत गया, वो अब मुझे कभी नहीं सुनाएगा। हुआ ये कि एक दिन रास्ते पर से ही मुझे अपने घर ले जाने लगा। वो कहने लगा, चलो घर बैठेंगे, कुछ शेरो शायरी। मैंने कहा, चलता हूं, बस 1 मिनट घर हो लूं। मैं उसे लेकर अपने घर पहुंचा और बीवी को बाहर बुलाकर कहा, देखो बेगम, अब मिलना नसीब ना होगा, कहा सुना माफ करना, और वो बच्चों को ठीक से पढ़ा लिखा लेना, और हाँ, वो बीमा पॉलिसी के कागजात अलमारी में रखे हैं। अच्छा, अब हम इनके साथ गजलें सुनने जाते हैं। उन्होंने मुझे बहुत भला बुरा कहा और चल दिए। तब से आज तक नहीं मिले। श्रोता अकेला तो मिलता नहीं, इस गिरे जमाने में सामूहिक श्रोता भी नहीं मिलते। किसी किसी कवि सम्मेलन में तो सुनने वालों से सुनाने वाले ज्यादा होते हैं। एक मित्र ने कहा, अरे भाई, हमने सुनने वाले जमा करने का एक अच्छा उपाय सोचा है। हम नियम बना रहे हैं कि हर कवि एक कविता के पीछे 10 श्रोता लाए। जिसे 2 कविताएं सुनानी है वो 20 लाए। इस तरह काफी श्रोता हो जाएंगे। मैंने उनसे कहा कि इसमें एक समस्या आ सकती है। मान लीजिए मैं 20 आदमी लेकर आया और सौदे के मुताबिक 2 कविताएं सुनाई और अपने 20 आदमी लेकर चल दिया, तो आप क्या करेंगे? बात जहां की तहां रह गई कि नहीं? अब तो ये सोचता हूं कि वो शुभ घड़ी थी जब मैंने कविता ना करने का निश्चय किया था, वरना श्रोता ढूंढता फिरता ना जाने कहां कहां मारा फिरता। अभी आपने सुना हास्य लेख सुनो भई साधो। लेखक थे हरिशंकर परसाई, वाचन था राजीव शर्मा का, कंपेयर थी तपस्या, कार्यक्रम सहायक जतिन मीणा और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। ये लेख सारंग पत्रिका में 7 जुलाई 1960 को प्रकाशित हुआ था। अपने सुझाव और प्रतिक्रिया हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।